हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोगों का। चलिए, आज हम लोग क्लास 12th में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ रहे थे, तो ऑस्मोसिस की बात लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किया था। आज हम लोग उसी ऑस्मोसिस को आगे कंटिन्यू करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर पे चलते हैं। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर अभी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हम लोग वहां तक नहीं पहुंच पाए थे। तो ऑस्मोसिस तक हम लोगों ने देखा था। तो ऑस्मोसिस में क्या हुआ था, हमने कहा था द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेटेड सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बोला था, सॉल्वेंट बोला था तो हाई टू लो था। और जब यही बात हम लोगों ने सॉल्यूशन के लिए बोला था, सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया था ऑस्मोसिस को, तो हम लोगों ने क्या बोला था, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम देयर लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तीन बातें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। किसका मूवमेंट हो रहा है, सॉल्वेंट का, किधर से किधर हो रहा है, लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और तीसरी बात इंपॉर्टेंट हो जाती है क्या, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो एक बार मैं फिर से इस डिफिनीशन को रिपीट कर रहा हूं, फिर मैं बात कर रहा हूं बेटा, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम देयर लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन to higher concentrated solution through the semi permeable membrane is known as osmosis. क्लियर। अब हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्लियर है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो थी ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा, तो याद करिए जब हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड कर रही थी बताओ आप, सल्यूट के पार्टिकल्स पर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की बात हम कर रहे हैं, सल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड करने वाली है। किससे डिनोट कर रहे थे हम लोग इसको, कैपिटल पाई से। सपोज करिए, अब ऑस्मोटिक प्रेशर समझते हैं बेटा, एकदम आराम से समझना हम लोगों को। हमने कहा ये कंटेनर है, अब बीच में याद करिए क्या लगाया था हमने, एक एसपीएम लगाया था, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और कौन सी मेम्ब्रेन, नेचुरल या आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल थी, कौन सी, कॉपर फेरोसाइनाइड। अब ये बताओ, इधर हमने कहा इस साइड में, इधर हमने कहा कि प्योर सॉल्वेंट है, ये हमारा क्या है, सपोज करो कि प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है। और इस साइड में हमने कहा कि एक हमारा सॉल्यूशन है, ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है। अब ये बताओ, जो सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा था वो किधर से किधर हो रहा था बेटा, सॉल्वेंट का मूवमेंट, लो कंसंट्रेशन इधर है क्योंकि सॉल्वेंट ही, सॉल्यूट तो है नहीं, तो जो मूवमेंट होगा, नेट मूवमेंट, याद करिए नेट मूवमेंट जो था वो किधर से किधर था, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। क्लियर। अब इधर से सॉल्वेंट मूव कर रहा है। अब एक बात और आती है कि कब तक मूव करेगा, होगा क्या, उस दिन याद करिए मैंने बोला था आपसे कि इधर भी मूवमेंट हो रहा है सॉल्वेंट का, लेकिन नेट मूवमेंट जो हो रहा है, जो नेट फ्लो हो रहा है सॉल्वेंट का, वो किधर से किधर हो रहा है, लेफ्ट टू राइट, लो कंसंट्रेटेड टू हाई। ये सॉल्यूशन अगर इसको माने हम, तो सॉल्वेंट इधर ज्यादा है, सॉल्वेंट से हाई, सॉल्वेंट से लो सॉल्वेंट की तरफ जा रहा है, लेकिन नेट किधर, हाई सॉल्वेंट टू लो सॉल्वेंट। अब होगा क्या, ये तब तक मूव करता रहेगा जब तक दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल न हो जाए। एक जनरल बात हम बोल सकते हैं कि यहां पर अगर हम प्योर सॉल्वेंट लिए, अभी हम सॉल्यूशन भी दिखा रहे हैं आपको, तो अगर हमने प्योर सॉल्वेंट की बात किया तो ये मूवमेंट कंटिन्यू होता रहेगा। क्लियर। अब आप ये बताओ, अगर हमको एक काम करते हैं, यहीं पर हम एक पिस्टन लगाते हैं, यहां पर एक हमने क्या लगा दिया, एक पिस्टन लगा दिया ऐसे।
ये हमारा क्या है, पिस्टन है, ठीक है। अब पिस्टन क्या, प्रेशर हमने इसका मान लिया क्या है, P है। अब हो क्या रहा है, सॉल्वेंट इधर से इधर मूव कर रहा है, और जब सॉल्वेंट इधर से इधर मूव कर रहा है और अगर इधर से हम प्रेशर लगाएं तो प्रेशर जब लगेगा, अब ये बताओ इसका भी प्रेशर मान लो हम कहते हैं क्या, इसका प्रेशर हमने कहा P है, समझिए पहले इस बात को, इसका भी प्रेशर P है, कलर हम ले लें, इसका प्रेशर भी P है और इसका भी प्रेशर P ही है। अब ये बताओ अगर ये P प्रेशर है, पहले से प्रेशर इस पे कितना था P, और पिस्टन भी कुछ प्रेशर लगाएगा तो इस पिस्टन का जो प्रेशर है हम बोल दें क्या है, पाई अगर मान ले तो इस पर टोटल प्रेशर कितना लगेगा, P प्लस पाई। ये बात समझो भाई, इस पर प्रेशर P, इस पर प्रेशर P, ठीक है। पिस्टन लगा दिया तो पिस्टन ने क्या किया, पाई प्रेशर बढ़ा दिया, और जब पाई प्रेशर बढ़ा तो हम ये बात बोल सकते हैं कि इस सॉल्यूशन पर ओवरऑल प्रेशर क्या हो गया, P प्लस पाई, एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया। अब होगा क्या, जब एक्स्ट्रा प्रेशर इधर से लगाओगे तो ये जो सॉल्वेंट का मूवमेंट इधर से इधर था, प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, वो क्या होने लगेगा, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे अब मूवमेंट कम होता जाएगा, और एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी, अगर हम प्रेशर को कंटिन्यू बढ़ाते रहें तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जिस पर इस सॉल्वेंट का जो नेट फ्लो था, नेट फ्लो वो क्या हो जाएगा, खत्म, जीरो हो जाएगा। समझो बात को। हो सकता है कि स्टार्ट में इधर से 100 मॉलिक्यूल इधर जा रहे हैं और इधर से 20 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, तो नेट फ्लो तो इधर से इधर 80 का हुआ, लेकिन हमने प्रेशर जब स्टार्ट किया तो प्रेशर जब एक्स्ट्रा प्रेशर पाई लगाने लगे तो हुआ क्या कि अब ये इधर से मूवमेंट कम हुआ, ये मूवमेंट कम होने लगा, ये तो हो ही रहा था, ये मूवमेंट जब कम होने लगा तो अब हुआ कि इधर से ये इधर से बढ़ा, प्रेशर बढ़ा इधर, तो ये मूवमेंट कम हुआ, अब क्या होगा, ये दोनों मूवमेंट क्या हो जाएगी, इक्वल, तो हम कह सकते हैं नेट फ्लो क्या हुआ, जीरो, मतलब ऑस्मोसिस क्या हो गई, स्टॉप कर गई, और ऑस्मोसिस जिस प्रेशर पर स्टॉप हो गई वही प्रेशर उसका क्या कहा जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगर हम इसको सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में भी मैं दोनों को सॉल्यूशन बनाने वाला हूं, तो अगर हम ऑस्मोसिस को इसके रिस्पेक्ट में डिफाइन करना चाहे तो क्या कर सकते हैं कि द एक्सटर्नल प्रेशर exerted on the solution side to prevent the osmosis is known as osmotic pressure। एकदम सिंपल डेफिनेशन है बेटा। ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करने के लिए सॉल्यूशन के साइड में जो एक्सटर्नल प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं, लगा रहे हैं, वही प्रेशर उसका क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। अभी मैं इसको आपके सामने नोट भी कर दे रहा हूं। तो एक यही चीज हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, दोनों को सॉल्यूशन लेकर के बात कर लेते हैं, फिर बात हम डेफिनेशन पे आते हैं। चलिए इसको हम हटा रहे हैं। अब इसी चीज को हम क्या कर दें, सुनिएगा ध्यान से। हमने कहा कि ये हमारा एक कंटेनर था, बीच में हमने क्या किया, एक एसपीएम लगा दिया, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया। चलिए बेटा इधर भी हमने क्या किया कि एक सॉल्यूशन लिया, ये सॉल्यूशन हम मान रहे हैं, इसको हम सॉल्यूशन ए बोल दे रहे हैं, और इधर से हमने कहा कि इधर एक सॉल्यूशन लिया और इस सॉल्यूशन को हम बी बोल दे रहे हैं। देखिए एक बात हमने कहा कि इसकी कंसंट्रेशन C1 और इसकी कंसंट्रेशन क्या है, C2 है। अब करते क्या है, एक कंडीशन ले लेते हैं। कंडीशन क्या है कि हमने कहा कि C2 ग्रेटर देन C1, सपोज करो, मतलब सॉल्यूशन B की जो कंसंट्रेशन है, B की कंसंट्रेशन A से ज्यादा है। तो ये बताओ अगर B की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो हम ये बोल सकते हैं कि इस सॉल्यूशन में
सॉल्वेंट लेस होगा, सॉल्वेंट लेस होगा। और इस सॉल्यूशन में अगर कंसंट्रेशन इसकी कम है तो हम कह सकते हैं कि इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होगा, हाई होगा या मोर होगा। बोलो अब क्या हुआ, जब इधर मूवमेंट क्या हो रहा था, ऑस्मोसिस क्या बोल रहे थे, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम देयर लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर सॉल्यूशन, लो टू हाई। तो जो नेट फ्लो होगा सॉल्वेंट का, वो नेट फ्लो किधर से किधर होगा, क्या बोलोगे, यही तो बोलोगे आप। ये सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है, लेकिन इधर से भी कुछ मूवमेंट तो हो रहा होगा, लेकिन नेट फ्लो किधर हुआ, ए टू बी हुआ, ये हो रहा, ऑस्मोसिस हो रही। अब क्या हुआ कि इधर क्या करें, हम हमेशा याद रखने वाली बात इंपॉर्टेंट ये हो जाती है कि हमेशा जो हम पिस्टन यूज करेंगे, जो एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे, वो हमेशा हम हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ लगाएंगे। जैसे सॉल्वेंट और सॉल्यूशन लिया, किधर लगा, सॉल्यूशन की तरफ। और अगर मान लो दोनों सॉल्यूशन हमने लिया तो हम किधर लगाएंगे, हायर कंसंट्रेटेड की तरफ, क्योंकि उधर से ही प्रेशर एक्स्ट्रा लगाना है। तो अब क्या हुआ कि अब हम इसको करने क्या जा रहे हैं कि मान लो ऑस्मोसिस ये होने लगी। अब इधर से हमने क्या किया, एक हमने पिस्टन लगाना शुरू किया, इधर एक पिस्टन लगा दिया, चलो इधर पिस्टन लगा रहे हैं, इधर हमने एक पिस्टन लगा दिया। और इस पिस्टन से हम क्या कर रहे हैं कि एक ये पिस्टन हमारा हो गया, ये पिस्टन हो गया, और इससे हम पाई प्रेशर लगा रहे हैं, पाई ये प्रेशर, पिस्टन पाई प्रेशर लगा रहा है, और इसका पहले से प्रेशर क्या था, पी था, इसका भी पहले से प्रेशर क्या था, पी था, दोनों का प्रेशर पी था। हमने एक्स्ट्रा प्रेशर किधर लगाया, हाई कंसंट्रेटेड की। तो अब जब ये पिस्टन प्रेशर लगाएगा, इसको प्रेस करेंगे हम, तो होगा क्या, ये जो सॉल्वेंट का मूवमेंट था, जब इधर से प्रेशर लगेगा तो ये सॉल्वेंट का मूवमेंट प्रेशर बढ़ने के साथ साथ कम होता जाएगा, और जब ये कम होगा तो नेट फ्लो भी तो कम होगा। 100 मॉलिक्यूल इधर जा रहे थे, 20 इधर आ रहे थे, नेट फ्लो कितना था, 80 था। अब धीरे धीरे प्रेशर बढ़ा तो हो सकता है कि 40 मॉलिक्यूल उधर जा रहे हो और 20 इधर आने लगे, तो नेट फ्लो तो कम हुआ। पहले नेट फ्लो कितने का था, 80 का था, अब अगर 40 इधर 20 इधर, तो नेट फ्लो कितने का हुआ, 20 का। ऐसे ही जब प्रेशर बढ़ाते जाओगे तो ये नेट फ्लो कम होता जाएगा और जीरो हो जाएगा एक कंडीशन पर, एक प्रेशर पर, और उसी कंडीशन में हम कहेंगे कि ऑस्मोसिस स्टॉप कर गई। और जिस प्रेशर पर, जिस एक्सटर्नल प्रेशर, पिस्टन का वो प्रेशर जिस पर, जिसको लगाने पर ऑस्मोसिस स्टॉप हो जा रही है, वही प्रेशर उसका क्या कहा जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो फिर बेटा इसको हम लोग एक डिफाइन कर लेते हैं थोड़ा सा, और डिफाइन क्या करना है, द प्रेशर, द एक्सटर्नल प्रेशर बोलते हैं, द एक्सटर्नल प्रेशर, द एक्सटर्नल प्रेशर applied, एक सेकंड, the external pressure applied on high concentrated solution to stop the osmosis, is called as osmotic pressure। याद रखना है बेटा, किधर लगाना है, हाई कंसंट्रेटेड की तरफ लगाना है, और हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जो हमने एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया, एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, वही प्रेशर क्या करेगा, ऑस्मोसिस को प्रिवेंट कर देगा, और उसी
स्टॉप कर देगा ऑस्मोसिस को, और उसी प्रेशर, उसी एक्सटर्नल प्रेशर को उसका हम क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। क्लियर बा बेटा? तो क्या हुआ, द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू स्टॉप द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर बात? अब बात ये आती है बेटा कि हमने ऑस्मोसिस की बात कर लिया, हमने ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर लिया। अब ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट पर कैसे डिपेंड कर रहा है। और कभी भी हम जब बोलते हैं कि लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो इसका मतलब हम बात किसकी कर रहे होते हैं सॉल्यूट की बात कर रहे होते हैं कि सॉल्यूट कम है तो लो कंसंट्रेटेड, सॉल्यूट ज्यादा है तो हायर कंसंट्रेटेड। अब डिपेंडेंसी की बात करते हैं कि ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, जो एक्सटर्नल प्रेशर है, वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट पर कैसे डिपेंड कर रहा है। क्लियर? तो थोड़ा सा कुछ देर के लिए हम एक बात मानने चल रहे हैं, क्या हम इसको सॉल्यूशन मान करके हम क्या करते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि हम गैस की स्टडी कर रहे हैं। सॉल्यूशन को सॉल्यूशन न मान करके हम थोड़ी देर के लिए मानने जा रहे हैं कि हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, गैस की। क्लियर? अब आगे हम लोग गैसेस स्टेट पढ़ेंगे। आपने 9th या 10th में कहीं न कहीं पढ़ा भी होगा, गैसेस लॉ, बायस लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब पढ़ा होगा। 11th में भी आपको मिला होगा। तो और 12th अगर है तो हाँ, स्टेट्स ऑफ मैटर में आपने गैसेस स्टेट पढ़ा होगा, तो बायस लॉ, चार्ल्स लॉ आपने पढ़ा भी है, सॉरी। तो वो आपको उसी को हम मानने जा रहे हैं कि अभी थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि हम सॉल्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं, हम गैसेस स्टेट पढ़ रहे हैं। ठीक है? अब डिपेंडेंसी की बात करके की जाए बेटा, हम लोगों ने जब बायस लॉ पढ़ा था, याद करिए आप, तो बायस लॉ क्या था? बायस लॉ क्या था कि किसी भी गैस का जो प्रेशर था वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था जब टेम्परेचर कांस्टेंट था। इसका मतलब यहां प्रेशर को हम पाई मान रहे हैं, तो अगर हम पाई की बात करें तो पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी होगा, लेकिन कब होगा, जब टेम्परेचर हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी पढ़ा होगा हम लोगों ने। फिर यहीं पर एक बात और आपने पढ़ा होगा, चार्ल्स लॉ को, याद होया? अब चार्ल्स लॉ क्या था, ये क्या कहता था, इसको मैं थोड़ा और आपको समझने के लिए इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा। ये जो हमारा है इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, इसको मैं लिख दूं v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई, तो चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चार्ल्स लॉ क्या कहता था कि जो वॉल्यूम होता है किसी गैस का, जो डेफिनेट अमाउंट का वॉल्यूम होता है, वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता था, लेकिन कब, जब प्रेशर कांस्टेंट था। याद आ रहा होगा आपको। और एक लॉ और हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, अवगैड्रोस लॉ, याद होगा आपको। तो अवगैड्रोस लॉ क्या कहता था कि जो किसी भी गैस का डिफिनिट अमाउंट का वॉल्यूम होगा वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। n मोल्स है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, लेकिन ये कब होगा, इन द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब टेम्परेचर और प्रेशर को भी इन्होंने क्या माना था, कांस्टेंट माना था। एक बार किसको कांस्टेंट किया, टेम्परेचर, v डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p पाई, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट माना, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स हो गया। अगर इन तीनों इक्वेशन को बेटा हम ऐड कर दें, अगर हम तीनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो क्या निकल के आने वाला है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू nt अपॉन पाई। क्लियर? nt अपॉन पाई, मतलब तो सबका समझ पा रहे हो कि v वॉल्यूम, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर यहां कंसीडर कर रहे हैं, n नंबर ऑफ मोल्स, t क्या है, टेम्परेचर है। या इसको हम लिख सकते हैं कि पाई v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू nt। क्लियर है?
अब बताओ, अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लें तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या आता था, याद होगा आपको, आर लेते थे। तो यहां तो आर हम नहीं मानने जा रहे हैं। अब आ जाओ कि अब उतना भूल जाओ। अब ये मान लो कि गैस नहीं है, क्या है, सॉल्यूशन है, तो आर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया। तो ये बन गया बेटा एन, आर नहीं लिख रहे हैं हम इसको एस लिख दे रहे हैं, सॉल्यूशन। तो ये बन जाएगा NH3, और यहां पर जो हमारा S होगा उस S को नाम देंगे सॉल्यूशन कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन कांस्टेंट। क्लियर बात बेटा। तो इक्वेशन आप याद करिए, पीबी इज इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन आया था। तो यहां चेंज क्या हुआ, पाई वी इज इक्वल टू NH3। क्लियर, मतलब सबका क्लियर है। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, वी वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल्स। और यहां पर ये जो मोल है इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ये मोल्स ऑफ सल्यूट को रिप्रेजेंट करने वाला है बेटा। ये मोल्स ऑफ सल्यूट, सॉल्यूशन में सल्यूट के मोल्स को रिप्रेजेंट करेगा। एस क्या है, सॉल्यूशन कांस्टेंट, जिसकी ऑलमोस्ट वैल्यू जो हम लोग यूज करेंगे ज्यादातर केसेस में 0.0821, ठीक है, ये यूज करते हैं। और टी क्या है, टेम्परेचर है, हमेशा किस में यूज होगा, केल्विन में। अब आप बताओ, इसी इक्वेशन की अगर हम बात करें जो हमारे सामने आया है, क्या आया कि पाई वी इज इक्वल टू NS_T। अब बताओ आप, क्या पाई इज इक्वल टू N/V/ST हम नहीं लिख सकते, लिखा जा सकता है। अब आप ये बताओ, अगर किसी सॉल्यूशन में सल्यूट का मोल पता हो, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ये किसका वॉल्यूम है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, एस तो कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। तो अगर पाई कैलकुलेट करना हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट आ जाए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाए, एस की वैल्यू पता ही है, टेम्परेचर दिया हो, तो हम क्या उसका ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं निकाल सकते। एक तो फार्मूला ये बनेगा। अब आप ये बताओ N/V क्या है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स अपॉन वॉल्यूम कहां था, मोलैरिटी क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर सॉल्यूशन। तो ये बताओ, ये मोलैरिटी हुई या नहीं हुई। कंसंट्रेशन अगर हम बोलते हैं, जनरली अगर बात किया जाए, हमने कहा इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा, इसकी कम, इसका मतलब हम बात किसकी कर रहे होते हैं, हम मोलैरिटी की बात कर रहे होते, अगर स्पेसिफाई नहीं किया तो, ठीक है। तो यहां पर ये मोलैरिटी है, तो हम ये लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू MST, पाई इज इक्वल टू MST। M यहां पर क्या है, मोलैरिटी है। अब आप ये बताओ, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, S तो कांस्टेंट होता ही है। अब आप एक बात समझो, यहां से क्या है कि अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो हम बोल सकते हैं कि पाई इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। इसका मतलब यह है कि अगर सॉल्यूशन की मोलैरिटी ज्यादा है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। अब आपसे दो सॉल्यूशन दिया, कहा एक सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी 1.5 है, एक दूसरा सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी है 2.5, 1.5 2.5। अब आपसे कहा यार बताओ किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। सिंपल सी बात है, किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, जिसकी मोलैरिटी ज्यादा होगी। अब बात यहां यह समझने वाली है बेटा, मोलैरिटी ज्यादा मतलब सल्यूट ज्यादा, अब मोलैरिटी ज्यादा तो सल्यूट ज्यादा, और सल्यूट ज्यादा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा। और याद करिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी कि किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट सल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रही थी। तो बताओ आप, सल्यूट ज्यादा मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट ज्यादा तो मोलैरिटी ज्यादा, और मोलैरिटी ज्यादा तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर सल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रही है, तो हम बोल सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये बात तो क्लियर होगी। अब आप ये बताओ, एक तो बेटा यहां से फार्मूला ये बन सकता है
पाई 1 अपान पाई 2 इज इक्वल टू m1 अपान m2। किसी किसी बुक में इसी को C1 या C2 लिखा होगा बेटा। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ने क्या बोला, कंसंट्रेशन बोले तो एक कॉमन बात हमारे दिमाग में आ जाती है मोलैरिटी। ये बात क्लियर है सबको। अब दूसरी बात ये आती है कि इसी को मैं, यही फार्मूला जो ऊपर हम लोगों ने लिखा है, इसी को थोड़ा सा और ओपन कर दे रहे हैं, देखिएगा इसको ध्यान से। तो एक तो बात ये क्लियर हो गई बेटा हमारे पास कि जिस सोल्यूशन की मोलैरिटी ज्यादा होगी उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा ना। अब आते हैं थोड़ा सा यही फार्मूला और एक्सपेंड करते हैं हम लोग। हमने कहा कि फार्मूला हमारे पास है पाई इज इक्वल टू N/V ST ना। और याद करिए हम लोगों ने मोल पढ़ा है, तो मोल इज इक्वल टू पढ़ा है वेट अपान मोलर मास। जिसका भी मोल निकालना होता है उसका वेट अपान उसका मोलर मास। तो मोल किसका है, सल्यूट का। तो इसका मतलब इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको मैं लिख सकता हूं पाई इज इक्वल टू स्मॉल w अपान कैपिटल W इंटू V इंटू S इंटू T। तो कोई गलत बात तो नहीं बेटा, सही है। अब बताओ आप, स्मॉल w क्या है, वेट ऑफ सल्यूट। मैं लिख दे रहा हूं, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे आप। ये मास ऑफ सल्यूट है या वेट ऑफ सल्यूट है, ये मास ऑफ सल्यूट है। और कैपिटल W है मोलर मास ऑफ सल्यूट, मोलर मास ऑफ सल्यूट है। क्लियर। अब आप एक चीज समझो, यहां से और क्या रिलेशन बन सकता है बेटा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इस पूरे को कांस्टेंट कर दूं, सपोज करो ये इसको कांस्टेंट कर दूं, जब हमने इस पूरे को सल्यूट के अमाउंट को कांस्टेंट कर दिया, मास को कांस्टेंट कर दिया, सॉल्यूशन के वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, एस कांस्टेंट था ही, टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दिया, तो हमारे पास रिजल्ट मिला पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सल्यूट। अब समझो, मतलब यह है कि जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। अब आपसे कहा कि आप दो सॉल्यूशन है, एक यूरिया का सॉल्यूशन है और एक ग्लूकोज का सॉल्यूशन है। अब पूछा, दोनों की कंसंट्रेशन का दिया सेम है, सल्यूट का अमाउंट उसमें सेम है, वॉल्यूम सेम है, सारी चीजें सेम है, बस एक सॉल्यूशन यूरिया का, एक सॉल्यूशन किसका, ग्लूकोज का। अब आपसे पूछा कि किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, किसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम। तो ये बताओ, यूरिया का मोलर मास क्या था 60 और ग्लूकोज का मोलर मास क्या होता है 180। किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, यूरिया का। नेचुरल सी बात है कि यूरिया का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। क्लियर। अब यहीं पर इसी को और क्या कर सकते हैं, तो एक फार्मूला तो यहां बना बेटा, इसको हम लिख भी सकते हैं पाई 1 अपान पाई 2 इज इक्वल टू W2 अपान W1। लेकिन यह बात ध्यान रखने वाली है, कब हम करेंगे ये बात, जब W स्मॉल w, S तो कांस्टेंट है ही, टेम्परेचर और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये सब कांस्टेंट होंगे, तभी हम बात इनकी करेंगे, तभी हम बोलेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल W मोलर मास ऑफ सल्यूट। क्लियर। अब इसी को और क्या नोट करते जा रहे हो गया। अब इसी को बेटा और क्या कर सकते हैं, बहुत से रिलेशन इससे बनते भी हैं और इससे डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन पूछता है, हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि यार कैसे करें क्या करें। तो यहां बात तो समझ में आई। अब यहीं पर अगर यही जो फार्मूला हमने लिखा है, इसी फार्मूले की बात करें तो फार्मूला हमारा क्या हुआ बेटा, पाई इज इक्वल टू स्मॉल w एस टी अपान क्या कैपिटल W इंटू वी। सपोज करो ये कांस्टेंट हो जाए, एक सेकेंड, ये कांस्टेंट हो जाए, इतना पार्ट हमारा कांस्टेंट हो जाए। मतलब अब ये बताओ, मोलर मास अगर कांस्टेंट सेम कांस्टेंट मान रहा है, इसका मतलब
कि सॉल्यूशन जो है, दो सॉल्यूशन अगर है तो दोनों सॉल्यूशन में सॉल्यूट सेम है। दो सॉल्यूशन मतलब क्या, दोनों ग्लूकोज के सॉल्यूशन है, दोनों यूरिया के सॉल्यूशन है, या दोनों सुक्रोज के सॉल्यूशन है, दोनों सॉल्यूशन सेम है। अब आइए थोड़ा क्वालिटेटिव से और क्वालिटेटिव, मतलब इनको हम क्या मान रहे हैं, कांस्टेंट अगर मान रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब जिसमें सॉल्यूट का मास ज्यादा होगा, जिसमें सॉल्यूट का मास ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। अब एग्जाम्पल इस पे करते हैं। एग्जाम्पल हमने आपसे कहा कि यार हमारे पास दो सॉल्यूशन है, समझिएगा। इसमें हमने कहा एक सॉल्यूशन है और एक दूसरा सॉल्यूशन है, लेकिन दोनों यूरिया के सॉल्यूशन है। ये यूरिया सॉल्यूशन ये भी है और ये भी हमारा क्या है, यूरिया सॉल्यूशन है। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हमने कहा, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हमने कहा पाई 2 है। इसमें हमने कहा 5 ग्राम यूरिया डिजॉल्व है। यूरिया कितना ग्राम है, 5 ग्राम, और इसमें यूरिया 10 ग्राम डिजॉल्व है। यूरिया 10 ग्राम डिजॉल्व है। अब बताओ यूरिया अगर दोनों है तो क्या होगा कि दोनों का मोलर मास तो सेम होगा, और जब दोनों का मोलर मास सेम होगा तो बात कहां से आई, हां ये बात समझने वाली है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 पाई 2, लेकिन क्या है, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सब चीजें क्या है हमारी, कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट हम मान सकते। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि इन दोनों सॉल्यूशन में किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, ये क्वेश्चन था। तो ये बताओ क्या लिखा था ऊपर, जिसमें सॉल्यूट ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। तो अगर हम लिखे कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल w, इस कंडीशन को हम फॉलो करें तो हम बोल सकते हैं कि पाई 2 ग्रेटर देन पाई 1, मतलब सॉल्यूशन जो सेकंड वाला है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा पहले से। तो बात हमने दो किया बेटा, एक सॉल्यूट के मास की बात किया, एक सॉल्यूट के मोलर मास की बात किया। अगर सॉल्यूट का मास ज्यादा है, सॉल्यूट का मास ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूट के मास बढ़ने पर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा, लेकिन मोलर मास पे वही बात हमने किया तो मोलर मास बढ़ेगा, मोलिकुलर मास बढ़ेगा, या मोलर मास, मोल के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो मोलर मास अगर बढ़ेगा तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर घटेगा, कम होगा। क्लियर बात। तो ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा, इस पे हमसे बहुत से न्यूमेरिकल आ जाते हैं। अब आपसे कह देगा, अभी मैं न्यूमेरिकल आपको करवा भी दे रहा हूं, तो इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी। अब इससे एक न्यूमेरिकल हम लोग लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चन हम लोग लास्ट वीडियो में करते हैं। इसका एक न्यूमेरिकल लेते हैं, इसका 1 मिनट के लिए। चलिए इसका न्यूमेरिकल लेते हैं। न्यूमेरिकल ये है, कह दिया कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 10% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया सॉल्यूशन एट 27 डिग्री टेम्परेचर। क्या क्या दिया है बेटा, यूरिया का सॉल्यूशन है, 10% वेट बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन दिया हुआ है, 27 डिग्री टेम्परेचर दिया हुआ है। तो पहले बात ये करते हैं कि 10% W/V का मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा था। इसका मतलब था कि 100 ml, याद है, 100 ml का सॉल्यूशन और उसमें 20 ग्राम सॉल्यूट, और सॉल्यूट यहां पर क्या है हमारा, यूरिया है। तो ये बताओ स्मॉल w तो हमारे पास आ गया,
स्मॉल w कितना आ गया 10, यूरिया का मोलर मास क्या लेते हैं हम लोग 60, ये आ गया, दो बातें तो हमारे पास आ गई। अब आ गया क्या सॉरी सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या 100 ml, बेटा हमेशा इसको लीटर में रखेंगे तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 1000, तो ये आ जाएगा 0.1 लीटर, ये लीटर में हो गया, लीटर में वॉल्यूम रखेंगे हम। अब टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर 27 डिग्री है, तो याद करो केल्विन में पुट करते हैं 273 ऐड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 300 केल्विन आ गया। ये बातें समझ में आ गई, कहां से आया। अब आ जाओ फार्मूले पर अपने। फार्मूला क्या था बेटा, फार्मूला था पाई इज इक्वल टू स्मॉल w एस टी अपॉन कैपिटल W इंटू वी। क्लियर। अब रख दो वैल्यू, वैल्यू जब इसकी रखोगे आप तो देखो वैल्यू सीधे सीधे क्या रखना है, ये 10 हुआ, S की वैल्यू क्या बोला 8.082 रखो आप, टेम्परेचर क्या रखोगे 300 अपॉन मोलर मास यूरिया का 60, वॉल्यूम क्या पुट करोगे आप 0.1, याद करिएगा वॉल्यूम लीटर में, अगर ना दिया हो लीटर में तो लीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। सॉल्व कर लोगे आप। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो आपका क्या आ जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर एटीएम में। क्लियर। तो इस पर न्यूमेरिकल्स छोटे छोटे आते हैं। अब लेकिन बात वहां हम लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं कि जब हमको ऑब्जेक्टिव में जाता है, ऑब्जेक्टिव में सल्यूट भी चेंज कर देता है, कंसंट्रेशन भी चेंज कर देता है, तब वहां प्रॉब्लम होती है कि यार अब ऑस्मोटिक प्रेशर को हम कैसे कंसीडर करें, कैसे कैलकुलेट करें, कैसे बताएं किसका ज्यादा किसका कम होगा। तो उसकी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो ऑस्मोसिस से हम लोगों ने स्टार्ट किया, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात किया और उससे एक न्यूमेरिकल हम लोग देखा। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर यही बात हम लोगों ने गलती थोड़ा सा किया कि अगर टेम्परेचर हम लोगों ने 27 रखा होता तो कभी भी आ ही नहीं सकता है। तो यूनिट पे बहुत ध्यान देना है कि यूनिट किस फॉर्म में यूज करना है। अब वॉल्यूम है, अब वॉल्यूम अगर 100 ml रखते तो कभी आंसर ना आता। ओके, तो ये है बेटा। नेक्स्ट वीडियो में एकदम जस्ट कल हम लोग बात करेंगे, कुछ हम उस पर ले आएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं, नीट में आया है, आपके आईटी में आया है, उसको हम लोग ले आते हैं और उससे करते हैं कि उससे क्या फॉल्ट आती है। लेकिन एक बात मैं आपसे फिर स्टार्ट में भी हमने बोला था, जब कॉलिगेटिव स्टार्ट किया था उस समय भी हमने बोला था, फिर से मैं आज रिपीट कर रहा हूँ उसको, कि अभी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें जो सल्यूट हमारा है वो नॉन इलेक्ट्रोलिटिक है, जो आयंस में नहीं टूट रहा है। यूरिया आयन नहीं बना रहा है, ग्लूकोज आयन नहीं बना रहा है। तो अभी हम जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ये बात दिमाग में रखिएगा कि सल्यूट हमारा नॉन इलेक्ट्रोलिटिक है। क्लियर। और नॉन इलेक्ट्रोलिटिक है तो वहां क्यों, तो एक बात इंपॉर्टेंट है कि नॉन इलेक्ट्रोलिटिक के लिए जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम अभी पढ़ रहे हैं वो हमारी नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी? नॉर्मल। कब? जब सल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलिटिक रहा। लेकिन आगे जब हम इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक बार पढ़ लेंगे तो इसके बाद जब हम पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे तो एक टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है और कंपटीशंस में क्वेश्चंस वहां से बहुत आते हैं। तो इसी के बाद जब हम लोग इस पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे, कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद एक टर्म पढ़ेंगे वांट ऑफ फैक्टर। तो वांट ऑफ फैक्टर जब आएगा उसके बाद वांट ऑफ फैक्टर को पढ़ने के बाद हम इसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को फिर से स्टडी करेंगे, लेकिन वहां पर जो सल्यूट हम लेंगे वो नॉन इलेक्ट्रोलिटिक भी हो सकता है। नॉन इलेक्ट्रोलिटिक तो हम लोग ज्यादा तो पढ़ ही ले रहे हैं, वहां पर जो सल्यूट होगा वो नॉन इलेक्ट्रोलिटिक भी हो सकता है और इलेक्ट्रोलिटिक भी हो सकता है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, पानी में डाला Na+Cl- दिया, तो वहां पर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आफ्टर द वांट ऑफ फैक्टर, जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे लिए एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। अभी क्या है? नॉर्मल। और बाद में जब वांट ऑफ फैक्टर के बाद फिर से हम यही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी
थोड़ा चेंज करके पढ़ेंगे, इतना नहीं लंबा जाएगा, उसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे तो वही यही क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो हम नॉर्मल है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, एबनॉर्मल में। लेकिन वो बात तब आएगी जब हम किसकी बात कर चुके होंगे, वांट हाफ फैक्टर की। क्लियर? तो आज इसी पर रुकते हैं, कल हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। उसके बाद हम लोग एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो हम लोगों की बच रही है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसको पढ़ने के बाद हम लोग बात करेंगे अपने वांट हाफ फैक्टर की, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहां सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं। यहां तो सबको इतना काम पता होता है, फार्मूले पता है, वैल्यू पुट की, आंसर। क्लियर बेटा? तो आज इसी पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स, थोड़े से क्वेश्चंस की, उसके बाद फिर करते हैं। आप लोग अपने से बुक्स अगर अवेलेबल हो तो न्यूमेरिकल्स करिए, और अपने जो भी डाउट्स हो आप कमेंट में बोल सकते हो, बता सकते हो। क्लियर बेटा? थैंक यू।